चलें स्टार्ट करते हैं। कल हमने प्रोबेबिलिटी के कुछ टॉपिक्स देखे थे। थोड़ी कन्फ्यूजन भी थी, लेकिन सर हमजा ने काफ़ी अच्छा एक्सप्लेन किया था। बस हमारे चैनल में सर हमजा ने एक लिंक भी शेयर किया हुआ है। उसमें एक प्रेजेंटेशन है और रिकॉर्डिंग लिंक भी है, जो प्रोबेबिलिटी के तमाम टॉपिक्स को सर हमजा ने कवर किया हुआ है बड़े अच्छे से। तो अगर कोई थ्योरी के साथ कुछ एग्जांपल्स के साथ वो देखना चाहता है तो वो ज़रूर उस रिकॉर्डिंग को गो थ्रू करे, ताकि उसको तमाम कॉन्सेप्ट्स में अगर कोई इशू है तो वो रिजॉल्व हो जाएगा। बाकी आज हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, ताकि हमें आइडिया हो जाए कि हम क्वेश्चंस प्रोबेबिलिटी के जो क्वेश्चन जीआरई में आते हैं उनको किस तरह टैकल करें, या उनके लिए स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। तो कुछ क्वेश्चंस हमने छोड़े थे क्वांटिटेटिव रीजनिंग की बुक में, जो प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड थे। आज पहले हम उनको कर लेते हैं, फिर हम इसकी जो ऑफिशियल गाइड है उसमें जो कुछ क्वेश्चंस हैं उनको देख लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 9 है आपके सामने। इसको देखें, अगर किसी को समझ आता है तो वो एक्सप्लेन कर सकता है। एक नंबर लाइन दी हुई है जिसपे 5 पॉइंट्स हैं, A B C D एंड E। और उसमें से आपने 3 डिफरेंट पॉइंट्स चूज करने हैं रैंडमली। ठीक है, कोई भी 3 पॉइंट्स आपने चूज करने। तो आप बताएं, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द 3 पॉइंट्स सिलेक्टेड विल ऑल बी पॉजिटिव। तो आप ये बताएं कि उन 3 पॉइंट्स के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो पॉजिटिव होंगे। तो नंबर लाइन को देखते हुए कोई इंफॉर्मेशन जो आपको समझ आए, वो कोई एक्सप्लेन करना चाहे तो एक्सप्लेन कर सकता है। कि हमें एडिशनल इंफॉर्मेशन नंबर लाइन से कुछ अगर मिल सके तो। जी सर हमजा, कोई और इसके सर हमजा के अलावा कोई बताना चाहे। ये जो सर ने एक एरिया मार्क किया है, इससे हमें क्या पता चल रहा है। कोई भी सर शहजाद, सर नुमान है हमारे साथ। मैम शुमाइला, मैम जीनत। सर जो 3 रैंडम पॉइंट सिलेक्ट करने हैं वो कह रहे हैं पॉजिटिव सिलेक्ट करने हैं, मतलब वो 0 से बड़े होंगे। तो जो 0 से लेकर 10 के बीच हैं, मतलब कि पॉजिटिव की तरफ वो 3 बन जाएंगे। आंसर ये आ जाएगा मेरे ख्याल में 3/5। एक बात आपने सही बताई है कि 0 से 10 के दरमियान ही जो पॉइंट्स हैं उन्हीं में से ज़ाहिर है पॉजिटिव हो सकते हैं। क्योंकि 0 से जो लेफ्ट साइड पे पॉइंट्स हैं वो नेगेटिव हैं, उनके कोऑर्डिनेट्स नेगेटिव होंगे। ये जो 2 पॉइंट है A और B, तो 3 पॉजिटिव पॉइंट्स हैं। अब हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि कितने परसेंट चांस है कि वो तीनों पॉजिटिव होंगे जो हम रैंडमली सिलेक्ट करेंगे। तो प्रोबेबिलिटी के लिए अगर तो हमने जस्ट एक नंबर लेना होता इसमें से, या एक पॉइंट लेना होता, तो हमने सिंपल सा फॉर्मूला पढ़ा था, जो आपको पता है, फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम हम करते थे। कि हमने अगर एक नंबर चूज करना है तो हम देख लेंगे कि वो अगर पॉजिटिव चूज करना है तो जितने पॉजिटिव नंबर हैं उनको डिवाइड कर देंगे टोटल से, जो आपने अभी बताया सर कि 3/5 हम कर देंगे। ठीक है, अगर तो हमने सिंगल नंबर चूज करना होता तो उसकी प्रोबेबिलिटी यही थी कि 3 पॉजिटिव नंबर हैं, तो फेवरेबल चांसेस यही है कि इनमें से अगर हम कोई एक चूज करें वो 3 हो गए, और टोटल हमारे पास 5 है। तो ये उसकी प्रोबेबिलिटी आ जाती है अगर जस्ट एक नंबर हमने चूज करना हो। लेकिन यहाँ पे हमने 3 डिफरेंट पॉइंट चूज करने हैं ना, तो 3 डिफरेंट पॉइंट्स के लिए फिर हमारे पास अप्रोच डिफरेंट होगी। अब एक, कल हमने कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था कॉम्बिनेशन टेक्निक वाला,
कि जब एक लार्जर ग्रुप में से एक स्मॉलर ग्रुप हमने चूज करना होता है, तो उसके लिए हम कम्बिनेशन टेक्निक भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे आई थिंक कम्बिनेशन टेक्निक हम अगर अप्लाई करें तो वो इजीली हो सकती है। फॉर्मूला उसमें भी यही होता है, लेकिन उसमें ये जो 3 और 5 की वैल्यू है, ये हम कम्बिनेशन के फॉर्मूले से निकालते हैं। ठीक है। प्रोबेबिलिटी का जो फॉर्मूला है, जो आम जस्ट फेवरेबल डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स। ठीक है। अब यहाँ पे सिंगल पॉइंट के लिए तो फेवरेबल 3 थे, कि 3 पॉजिटिव हैं, तो चांसेस यही हैं कि अगर इनमें से एक एक चूज करें तो वो 3 फेवरेबल आउटकम्स बनती हैं। और टोटल 5 हैं, तो टोटल हमारे पास 5 आ गया। लेकिन अब हमने अगर 3 नंबर चूज करने हैं, उसके लिए फेवरेबल निकालना है और टोटल निकालना है, तो वो थोड़ा सा कम्बिनेशन टेक्निक से देखते हैं। अब कम्बिनेशन टेक्निक में हमारे पास फॉर्मूला था, जो हमने कल भी डिस्कस किया था, n/r फैक्टोरियल है ये, n फैक्टोरियल/r फैक्टोरियल इंटू n - r होल फैक्टोरियल। ठीक है। अब ये सबसे पहले आप फेवरेबल के केस में देखें। ठीक है। अब n इसमें था कि टोटल हमारे पास आउटकम्स जो है फेवरेबल में। अब टोटल हमारे पास कितनी है फेवरेबल में, मतलब कि पॉजिटिव हमने चूज करने हैं, तो फेवरेबल में पॉजिटिव नंबर्स जितने भी हैं उनका टोटल हम देख लेंगे। तो n बेसिकली हमारे पास टोटल पॉजिटिव जो हमारे पास ऑप्शंस है ना वो हैं, जैसे ये C, D और E हैं। अब ये 3 पॉजिटिव हैं, तो इसमें टोटल 3 आ रहा है हमारे पास। ठीक है। तो n की वैल्यू 3 आती है इसमें। और r देखें, तो हमने इसमें चूज भी 3 ही करने हैं, तो r भी 3 ही कंसीडर हो रहा है इसमें, कि हमने 3 रैंडम नंबर ही चूज करने हैं। अगर हमने 2 रैंडम नंबर यहाँ चूज करने होते, तो हमारे पास n टोटल यहाँ पे 3 आता फेवरेबल में, और r हमारे पास जो हमने ग्रुप चूज करना है वो फिर हम 2 ले लेते हैं। लेकिन इस केस में हमने 3 ही चूज करने हैं, तो r भी 3 ही होगा। तो ये 3 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल, और 3 - 3 फैक्टोरियल। ठीक है, ये इस तरह होगा। अब आप इसको अगर सॉल्व कर लें, तो ये तो 0 हो जाता है, 0 का फैक्टोरियल 1 आ जाता है। ठीक है। और ये फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएंगे आपस में, तो जस्ट इसका आंसर 1 आ जाता है। ठीक है। तो ये जो फेवरेबल आउटकम आ गई 3 डिफरेंट नंबर चूज करने पे, वो हमारे पास 1 आ गई। अब इसी तरह ये जो टोटल आउटकम है, ये भी हम इस केस में निकालेंगे जब हमने 3 डिफरेंट पॉइंट चूज करने हैं, इसी फॉर्मूले से। आप टोटल के केस में देखें, तो हमारे पास ये जो n है, ये टोटल के केस में 5 आएगा। ठीक है। और r हमारे पास, हमने नंबर चूज कितने करने हैं ग्रुप में से, 3 करने हैं ना, तो r हमारे पास 3 ही रहेगा। तो आप फिर 5 - 3 करेंगे, और इसकी वैल्यू अगर आप निकालते हैं सॉल्व आउट करके, 5 फैक्टोरियल को आप 5 × 4 × 3 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। और फिर इस 3 फैक्टोरियल को उस 3 फैक्टोरियल से कैंसिल करेंगे, तो ऊपर जस्ट 5 × 4 रह जाएगा। और नीचे ये 5 - 2 2 फैक्टोरियल आ जाएगा, जिसे आप जस्ट 2 भी लिख सकते हैं, 2 × 1। तो आपके पास ये आ जाता है इसका आंसर, ऊपर 5 × 4 = 20 और नीचे जस्ट 2 बचता है। तो ये आपके पास 10 आ जाता है। ठीक है। अब ये वैल्यू आप इधर पुट कर सकते हैं, तो आपके पास आंसर आ जाता है ऊपर 1 जो आपने ये निकाला था, और नीचे टोटल आउटकम आपने जो निकाली है वो 10 है। तो ये 1/10 निकला इन 3 डिफरेंट पॉइंट्स के लिए। तो हमारे पास ये ऑप्शन ए मौजूद है। ठीक है। तो ये ऑप्शन ए इसका आंसर है। इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ लें। या सर हमजा कोई चीज़ इसमें रह गई हो तो आप ऐड कर सकते हैं। यस सर, आपने बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया। लेकिन इसमें यह है कि अगर किसी को कॉम्बिनेशंस का कॉन्सेप्ट डिफिकल्ट लग रहा है तो हम इसको 1 बाय 1 पॉइंट चूज करके भी कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे हम कल बॉल्स चूज कर रहे थे विदाउट रिप्लेसमेंट, उस तरीके से भी ये क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। तो दो अप्रोचेज हैं इसको सॉल्व करने की। सही है, वो भी एक्सप्लेन हम कर देते हैं।
मैं इसको अरेज कर दूं जरा। अच्छा, अब हमने 3 पॉइंट चूज करने हैं ना। तो जब हम पहला पॉइंट चूज करेंगे, उसके लिए सिंपल फॉर्मूले वाली जो अप्रोच है, जिस अभी सर ने बताया कि अब पहला जब हम चूज करेंगे, जिस तरह सर नुमान ने सबसे स्टार्ट में मैं बताया था कि 3/5 उसकी प्रोबेबिलिटी आती है। ठीक है, कि मतलब 3 पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, हमने एक पॉजिटिव पॉइंट चूज किया, तो उसकी प्रोबेबिलिटी 3 ओवर टोटल आ गई 3/5। अब एक पॉइंट तो हमने चूज कर लिया, फर्ज कर लें सी कर लिया, इसको अब हम निकाल देते हैं। अब हमने दूसरा पॉइंट चूज करना है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, कोई बता दे। इसी तरह जिस तरह ये 3/5 हमने निकाली। सर नुमान आप ही बता दें, जैसे 3/5 आपने निकाली थी। जी मैम आप जी बताएं। मैम आप बताएं। अच्छा चले मैं बताता हूँ कि अब एक पॉइंट अगर आपने निकाल दिया ना, तो आपके पास ये जस्ट 4 पॉइंट्स रह गए हैं। तो नीचे आपके पास टोटल 4 है, और पॉजिटिव पॉइंट्स आपके पास 2 हैं। तो इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 2/4। ऐसा ही है सर। यस सर। और अब आपने फॉर एग्जांपल ये वाला पॉइंट कंसीडर कर लिया, तो अब आपने जस्ट एक पॉइंट आपका रह गया, क्योंकि टोटल आपने 3 पॉइंट चूज करने थे। तो तीसरा पॉइंट जब आप चूज करेंगे, तो आपके पास टोटल पॉइंट्स रह गए 3, और उनमें से जस्ट आपने एक ही चूज करना है। तो आपके पास ये प्रोबेबिलिटी आ गई। अब ये तीन की इसको आप अगर कैंसिल आउट करें, तो आप 1/2 भी लिख सकते हैं। तो इसको आप अगर सॉल्व आउट करते हैं, तो ये भी आपके पास 1/10 ही आता है। इनको मल्टीप्लाई करेंगे ना सर। यस सर, इसके अंदर देखें ना, अब हमारे पास 3 डिफरेंट पॉइंट्स हैं, तो एंड आता है इसमें। ठीक है। 1 पॉइंट एंड सेकंड पॉइंट एंड थर्ड पॉइंट, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 3 3 से कैंसिल हो जाएगा, तो जी 1/10 बच जाएगा। ठीक है, ये एंड और प्रोबेबिलिटीज का कल हमने पढ़ा था कि जब तो ये अब हमने एक ग्रुप चूज करना है ना, तो एंड आ रहा है कि हमने 3 पॉइंट्स चूज करने हैं, ठीक है, इकट्ठे। तो एंड आ रहा है। अगर और आता कि एक पॉइंट चूज करें या दूसरा पॉइंट चूज करें, तो तब उसके लिए फॉर्मूला डिफरेंट है। अब एंड के केस में मल्टीप्लाई हुआ है, तो और के केस में ये आई थिंक प्लस होते हैं। तो इसका आंसर भी 1/10 आता है। अब ये दो डिफरेंट अप्रोचेज हैं, आप कम्बिनेशन टेक्निक से भी कर सकते हैं, और इस तरह इंडिविजुअल पॉइंट्स को भी निकाल के कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर 14। ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है, सर हमजा के अलावा कोई भी पढ़ के तो एक्सप्लेन कर दे। बहुत इजी सा है, अगर आप थोड़ा सा इस पे तवज्जो देंगे, तो आपको ये समझ आ जाएगा। और इस पे ज़्यादा जोर ना दें कि ये प्रोबेबिलिटी का कोई मुश्किल कॉन्सेप्ट इसमें यूज़ हो रहा है। जस्ट इसमें आप फिगर को देखेंगे, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि वो हमसे पूछ क्या रहे हैं। अगर सॉल्व करने का समय नहीं आ रहा, तो क्वेश्चन जस्ट एक्सप्लेन कर दें कि क्वेश्चन में पूछा क्या हमसे।
चले मैं रीड कर देता हूँ इसे। जी सर। The figure above shows the probability distribution of continuous random variable x for each of the five intervals shown. The figure uh, gives the probability that the value of x in that interval. And what is the probability that x is greater than 1 and less than 4? इसमें ये बताया गया कि हमारे पास एक कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल दिया गया है, जो कि x है, तो जो रिप्रेजेंट कर रहा है फाइव इंटरवल्स को। तो जिसमें हमें ये बताना है कि जो x के प्रोबेबिलिटी बतानी है x की, वो 1 से बड़ी और 4 से छोटी। तो इसमें हमें ये वैल्यूज बतानी है। अब हमें एक वेरिएबल दिया हुआ जिसमें की प्रोबेबिलिटी ना हमें इंटरवल्स में ये दी हुई है। देखें, एक इंटरवल, दो, तीन, ठीक है, ये इंटरवल्स हैं और ये जो वैल्यूज हैं इसकी ये प्रोबेबिलिटीज दी हुई हैं हर इंटरवल की। हमसे उन्होंने ये पूछा है कि एक्स की वैल्यू देखें ग्रेटर देन 1 से लेके लेस देन 4 तक जो इसकी वैल्यू है, मतलब यहाँ से लेके इस एरिया तक, ठीक है, इस एरिया की प्रोबेबिलिटी वो हमसे पूछ रहे हैं। हमें इन इस एरिया की पार्ट्स में प्रोबेबिलिटी दी हुई है, जस्ट हमसे टोटल पूछ रहे हैं। तो सिंपल सी बात है कि इन सारे पार्ट्स की प्रोबेबिलिटीज को आप ऐड कर दें तो आपके पास टोटल एरिया की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। ठीक है, तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था, जस्ट इन तीन वैल्यूज को आपने ऐड करना है। ऐड करके जो भी वैल्यू आएगी वो आप इस बॉक्स में लिखेंगे, तो वो आपका आंसर होगा। इसमें किसी को कोई इशू हो? नो सर। ये सर ने वैल्यू लिखी है 0.76 या 769, जो अगर राउंड ऑफ करें आप तो 0.76 आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पे देखते हैं। हमारी क्वांटिटेटिव रीजनिंग की बुक में बस इतना ही क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी के। अब हम ऑफिशियल गाइड में देख लेते हैं कुछ क्वेश्चंस। ये शो हो रही है ना आपको क्वेश्चन 5 जो है? जी जी हो रही है। ठीक है, ये क्वेश्चन 5 को देखें। अ सर्टेन जार कंटेन्स 60 जेली बीन्स, 22 वाइट है उसमें, 18 ग्रीन है, 11 येलो है, 5 रेड है एंड 4 पर्पल है। इफ अ जेली बीन इज टू बी chosen at random, what is the probability that the jelly bean will be neither red or nor purple? अगर 60 टोटल जेली बीन दी हुई हैं जिनके कलर्स उन्होंने डिफरेंट बता दिए, अगर उनमें से जस्ट हमने एक जेली बीन चूज करनी है, आ जेली बीन, ठीक है, तो आप बताएं क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि वो ना रेड हो ना पर्पल हो? अब जस्ट हमने एक जेली बीन चूज करनी है ना, तो जैसे सर नुमान ने प्रोबेबिलिटी बताई थी पिछले क्वेश्चन में सिंपल फार्मूला से, इसमें भी उसी फार्मूला से हम निकाल सकते हैं, क्योंकि हमने अब एक से ज्यादा नहीं, जस्ट एक वैल्यू चूज करनी है। तो जब भी एक चीज चूज करनी है तो उसमें बड़ा आसान होता है कि सिंपल फार्मूला आप यूज कर लें। लेकिन उसके लिए थोड़ा सा आपने देखना है कि आपने उसको कैसे यूज करना है। सिंपल फार्मूला प्रोबेबिलिटी का यही है, P इज इक्वल्स टू फेवरेबल डिवाइडेड बाय टोटल। ठीक है, फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम। अब फेवरेबल आउटकम को हम ये एक्सप्लेन कर चुके हैं बार बार। फेवरेबल आउटकम ये होता है कि कितने वेज बन सकते हैं उस एक जेली बीन को करेक्ट चूज करने में। मतलब ये कि हम वो जेली बीन कितने उस अंदाज से चूज कर सकते हैं जिसमें वो ना रेड हो ना पर्पल हो। कितने वेज बन सकते हैं, कितने तरीके या कितने हमारे पास ऑप्शंस हैं बेसिकली। अब टोटल 60 हैं, तो आप में से कोई खुद ही देख के बताए कि हमारे पास कितने वेज बनते हैं कि हम कोई एक नंबर चूज करें तो वो ना रेड हो ना पर्पल हो। जैसे 60 में से अगर हम चूज करेंगे तो फिफ्टी हमारे पास चांस है ना। 51।
फिफ्टी 51। वन बचेंगे, क्योंकि हम रेड और पर्पल को अगर ऐड भी कर लें तो 9 बनते हैं, तो उसमें से क्योंकि वो होने ही नहीं चाहिए तो 51 बच गए। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा ही है। हम 60 में से जब रेड और पर्पल हमें नहीं चाहिए ना, हमने रेड और पर्पल नहीं चूज करना है, तो हम रेड और पर्पल को अगर माइनस कर दें, रेड 5 है और 4 पर्पल है टोटल में से, तो हमारे पास वो जेली बीन्स बचेंगी जिसमें ना रेड है ना पर्पल है। अब इसमें से जस्ट हमने एक वैल्यू चूज करनी है। तो 51 हमारे पास फेवरेबल आ गया कि इनमें से कोई भी एक अगर चूज कर लें तो वो ना रेड होगा ना पर्पल होगा, ये अंडरस्टूड हो गया। और टोटल हमारे पास कितनी है, 60। तो ये 51/60 आ गया। अगर आप इसको मजीद सॉल्व आउट करें, क्योंकि हमें पॉइंट में आंसर चाहिए, तो आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा इसमें से कोई भी। वो आई थिंक सर ने ये चूज किया है 0.85। तो ये इसका करेक्ट आंसर है। क्लियर है सबको? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर काइंडली इसको रिपीट कीजिएगा सर, मैं डिस्कनेक्ट हो गया। अच्छा, आपको सिंपल जो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला है उसका आइडिया है? जी सर। बस उसी को हमने यूज किया है। उसमें आम प्रोबेबिलिटी हम देखें ना, निकालते होते हैं कि फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम, ठीक है। अब इसमें हमने बतानी है प्रोबेबिलिटी उस जेली बीन की जो कि ना रेड हो ना पर्पल हो। तो इस केस में हम पहले फेवरेबल निकालेंगे ना, कि फेवरेबल हमारे पास क्या चांसेस बन रहे हैं कि ना रेड हो ना, हम अगर एक जेली बीन पिक करेंगे वो ना रेड हो ना पर्पल हो, तो टोटल 60 है। इसमें से अगर हम चूज करेंगे 60 में से, तो चांसेस हैं कि हो सकता है वो रेड भी चूज हो जाए या पर्पल भी चूज हो जाए। लेकिन अगर हम इस टोटल में से रेड और पर्पल पहले माइनस ही कर दें, वो साइड पे ही कर दें, तो फिर तो कोई चांस ही नहीं बचेगा ना, वो तमाम फिर फेवरेबल की वैल्यू आ जाएगी। मतलब 60 में से हमने ये रेड भी माइनस कर दी और पर्पल भी माइनस कर दी, हमारे पास जस्ट 51 जेली बीन्स बच गई जो कि ना रेड है ना पर्पल है। तो ये टोटल वैल्यू हमारे पास फेवरेबल आ गई, कि मतलब इस 51 में से कोई भी एक हम अगर चूज करते हैं तो वो ना रेड होगी ना पर्पल होगी। तो जस्ट हमारे पास फेवरेबल 51 वैल्यू आ गई, और टोटल हमें पता है वो 60 है। तो अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी आ जाती है कि अगर हम एक जेली बीन पिक करते हैं तो वो ना रेड है ना पर्पल है, उसकी प्रोबेबिलिटी 0.85 आई है। आप कुछ क्लियर हुआ है? जी सर क्लियर है। आपका नाम जरगम है या जरगाम है? आप कैसे प्रोनाउंस करते हैं? सर जरगाम। ओके। चलें, ये क्वेश्चन 10 है। सर सकलैन इसको रीड आउट कर दें आप ही। चलिए मैं कर देता हूँ। ऑफ द 700 members of a certain organization, 120 are lawyers. Two members of the organization will be selected at random. Which of the following is closest to the probability that neither of the members selected will be a lawyer? अब ये जो हमने इसमें कुछ बताया कि क्वेश्चंस हमारे किए। पास, जी जी, आप एक्सप्लेन कर दें। जी जी कर दें, एक्सप्लेन कर दें। अच्छा, टोटल हमारे पास 700 मेंबर्स हैं ऑर्गेनाइजेशन में से 120 लॉयर्स हैं। अब हमने उसमें से जस्ट 2 मेंबर जो है ना रैंडमली चूज करने हैं। ठीक है, तो हम प्रोबेबिलिटी बताएंगे कि वो जो दो मेंबर हमने चूज करने हैं कि वो लॉयर ना हो। ठीक है, नाइदर ऑफ द मेंबर सिलेक्टेड विल बी लॉयर। तो उसकी हमने प्रोबेबिलिटी बतानी है कि जो दो मेंबर चूज करेंगे उनकी कितने परसेंट प्रोबेबिलिटी है कि वो लॉयर ना हो। ये भी हमने जो प्रीवियस क्वेश्चन किए उनसे बिल्कुल मिलता जुलता क्वेश्चन है। तो आप में से कोई ट्राई करे इसको सॉल्व आउट करने की।
और इस क्वेश्चन में जिस तरह इन्होंने लिखा है फॉलोइंग इज द क्लोजेस्ट टू द प्रोबेबिलिटी, तो मतलब हमारे पास ये एग्जैक्ट आंसर नहीं आएगा, इसके करीब करीब आंसर आएगा। तो वो जिससे क्लोजेस्ट वैल्यू होगी वो ऑप्शन हम इसमें चूज कर लेंगे। अब सिंपल अगर हमने एक बंदा चूज करना होता तो फिर तो ये जो जेली बीन्स वाला क्वेश्चन जिस तरह हमने किया सेम टू सेम हम उस तरह कर लेते कि 700 में से 120 माइनस कर लेते तो हमारे पास 580 बच जाते। और 580 में से जस्ट हमने अगर एक बंदा चूज करना था तो 580/700 हम कर लेते। ठीक है, तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी निकल आती। लेकिन अब हमने दो बंदे चूज करने हैं, तो मतलब एक ग्रुप हमने चूज करना है ना लार्जर ग्रुप में से। तो इसके लिए जिस तरह हमने पहले कम्बिनेशन टेक्निक पढ़ी तो वो आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। सर 0.66 आता है। जी सर। अच्छा, इसमें भी उसी तरह दो तरीके हैं। मैं आपको कम्बिनेशन वाला बता रहा हूँ कि अब आप ये फेवरेबल और ये टोटल जो है उसी तरह कम्बिनेशन टेक्निक वाले फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। वो निकाल के आप इसमें पुट करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। और दूसरा तरीका ये है कि आप एक एक मेंबर चूज करें और उसकी उस तरह वैल्यू निकालें, जिस तरह सर हमजा ने एक्सप्लेन किया था लास्ट क्वेश्चन में भी। सर हमजा, अगर आप एनोटेट करके ना जो मेथड आपने बताया था उससे अगर आप इसको सॉल्व आउट करें तो ज़रा आइडिया हो जाएगा। जी सर। अच्छा, इसमें हमारे पास देखें तो कि टोटल 700 मेंबर्स हैं, और जिसमें से 120 लॉयर्स हैं। तो हमने देखना है कि नीदर ऑफ द मेंबर सेलेक्टेड विल बी अ लॉयर, ये हमें दिया गया। तो हमने देखना है लॉयर्स कितने नहीं हैं, तो हम 700 में से 120 माइनस कर देंगे, विच विल बी 580। 580 हमारे पास ऐसे लोग आ गए हैं जो लॉयर्स नहीं हैं, ये हमें पता चल गया। अब हमने क्या करना है कि टू मेंबर्स हमने जो है ना सेलेक्ट करने हैं एट रैंडम। तो अगर पहला मेंबर हम सेलेक्ट करेंगे तो वो हमारे पास आ जाएगा 580/700। और दूसरा मेंबर हमने सेलेक्ट करना है एंड, यानी वन मेंबर एंड अदर मेंबर। तो अब जितने भी पर्सन के क्वेश्चंस होते हैं, लोगों के क्वेश्चंस होते हैं, उनमें फिर हम ये विदाउट रिप्लेसमेंट वाला रूल फॉलो करते हैं। जैसे हमने एक चूज कर लिया यहाँ पे, तो हम इसमें से एक माइनस कर देंगे, ऊपर वाली वैल्यू में से भी एक माइनस कर देंगे, और जो नीचे वाली वैल्यू है उसमें से भी एक हम माइनस कर देंगे। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। हमजा, आप ये रिप्लेसमेंट और विदाउट रिप्लेसमेंट एक बार फिर बता देंगे? अच्छा, हमारे पास जैसे कोई भी सिचुएशन होती है ना, उस प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन में जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हमने देखनी होती हैं, एक तो हमने ये देखना होता है कि हमें कोई ऑर्डर उन्होंने ना दिया हो, कोई कंडीशन ना दी हो। दूसरा हमने ये देखना होता है कि रिप्लेसमेंट विदाउट रिप्लेसमेंट वाली चीज़ ना दी हो। तीसरा हमने देखना होता है इंडिपेंडेंट सिचुएशन है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, यानी कुछ टर्म्स हैं जो बेसिकली हमें पता होनी चाहिए सारी टर्म्स के, इनके क्या क्या मतलब है। और प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन जब हम अप्रोच करें तो हम टर्म्स टर्म्स को जहन में रखें और स्टेटमेंट से हम देखें कि ये इसमें से कौन सी टर्म यूज हुई है। तो विदाउट रिप्लेसमेंट का मतलब ये है कि हम जो चीज़ हमने उठाई है हम उसको वापस नहीं रख रहे हैं। उस चीज मतलब कोई जार है या कोई बॉक्स है, उसमें से हमने जब पहली चीज़ उठा लिया ना तो हम उसको वापस नहीं रख रहे। तो जो यहाँ पे जैसे लॉयर है, लोग हैं, उसमें यही होता है कि जब हम पहला बंदा हमने पिक कर लिया ना,
हम उसको ग्रुप में वापस नहीं डाल रहे, अब हम अगला बंदा जब पिक कर रहे हैं तो उसको वापस ग्रुप में डाले बगैर पिक कर रहे हैं, तो ये हो गया विदाउट रिप्लेसमेंट। अब कोई ऐसी सिचुएशन है जिसके अंदर हमारे पास बॉल्स हैं, टू ग्रीन हैं, टू रेड हैं, और हम पहली बॉल पिक करते हैं रेड, फिर हम उस रेड को वापस रख देते हैं, तो ये हो जाएगा रिप्लेसमेंट। अगर हम उस रेड को वापस नहीं रखते, वापस रखे बगैर अगली बॉल पिक करते हैं, तो ये हो जाएगा विदाउट रिप्लेसमेंट। रिप्लेसमेंट का मतलब ये है कि हम वापस रख रहे हैं या नहीं रख रहे हैं उसको। और रिप्लेसमेंट में देखें, जब आपने वापस रख दिया ना, तो आपने पहले अगर फर्ज कर लें ग्रीन बॉल चूज करने की प्रोबेबिलिटी निकाली, ठीक है, तो उसकी जो भी प्रोबेबिलिटी निकली, आप दोबारा अगर बॉल को वापस रख के दोबारा चूज कर रहे हैं ना, तो प्रोबेबिलिटी पे कोई उसका फर्क नहीं पड़ रहा। दूसरे दो आप जो चूज कर रहे हैं, सेकंड टर्म में आप जो एक ऑप्शन ले रहे हैं या आप कोई बॉल दोबारा चूज करने लगे, तो उसकी प्रोबेबिलिटी चेंज नहीं हो रही। लेकिन अगर आप इसको बाहर ही रख दें, वापस अंदर ना रखें, तो फिर बाकी जो बॉल्स हैं उनकी टोटल वैल्यू पे भी चेंज आ जाता है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी चेंज हो जाती है। अब जो सेकंड ऑप्शन पे आप चूज करेंगे उसकी प्रोबेबिलिटी चेंज हो जाएगी। ठीक है, विदाउट रिप्लेसमेंट में फिर आपके पास ये चेंज आ जाता है। और इस क्वेश्चन में जिस तरह सर ने बताया कि आप इस तरह भी कर सकते हैं, और जो ये मैंने फॉर्मूला लिखा था, अगर आप इसको सॉल्व आउट करते हैं कम्बिनेशन टेक्निक से ही, तो वो आप ये कम्बिनेशन फार्मूले से वैल्यू निकालेंगे, ये निकालेंगे, उनको सॉल्व आउट करते हैं तो वो भी आंसर उसी तरह आएगा, 6 पॉइंट कुछ। तो हमारे पास ये ऑप्शन आई थिंक बी आता है या सी आता है, 6 8 आता है आई थिंक, तो ये सी के ज़्यादा करीब है, तो आप इसमें से सी लेते हैं। ठीक है, अब ये देख लें, ये 6.68 आया है। अगर 0.64 होता, ठीक है, तो फिर आपके पास ऑप्शन बी होना था, क्योंकि आपने क्लोजेस्ट वैल्यू लेनी है। ठीक है, कि इन ऑप्शंस में से जिसके भी क्लोजेस्ट आपके पास आंसर आ रहा है, आप उसको पिक करेंगे इनमें से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 6, P is the probability that event E will occur and S is the probability that event E will not occur. अब ये क्वांटिटेटिव कंपैरिजन का क्वेश्चन है, क्वांटिटी ए और बी को हमने कंपेयर करना है। अब एक इवेंट ई है, उसके अकर होने की प्रोबेबिलिटी पी है, ठीक है, और एस उसकी प्रोबेबिलिटी है अगर वो इवेंट अकर या हैपन नहीं होता। तो इस केस में पी प्लस एस उसकी अकरिंग और नॉन अकरिंग की प्रोबेबिलिटी का सम है और उसका मल्टीपल है। कल एक चीज डिस्कस हुई थी, कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट हम कहते हैं ऑपोजिट। अगर एक चीज, एक इवेंट हो रहा है, उसका ऑपोजिट होगा वो इवेंट नहीं हो रहा। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट में हम ये कहते हैं कि दोनों प्रोबेबिलिटीज अगर ऐड कर दी जाए ना, कि एक इवेंट होने की प्रोबेबिलिटी प्लस वो इवेंट ना होने की प्रोबेबिलिटी, तो ये इक्वल्स टू 1 होती है हमेशा। ठीक है, तो इस केस में आप इसको भी यूज करेंगे। जैसे आप देखें कि इस इवेंट को होने की प्रोबेबिलिटी है पी, तो आप पी ले सकते हैं, प्लस अब उस इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी आपने उसमें ऐड करनी है, तो वो ऐसा है हमारे पास। तो ये इक्वेशन आपके पास कुछ इस तरह बन जाती है, पी प्लस एस इज इक्वल्स टू 1।
ठीक है, और ये अंडरस्टूड बात है कि वो वन ही होती है हमेशा। अब हमारे पास पी प्लस एस आ गया, मतलब इसकी वैल्यू वन आ गई। अब आपने ये पी एस देखना है कि पी एस की क्या वैल्यू हो सकती है, जिसे फिर हम इस वन से कंपेयर करेंगे और फिर हम अपना आंसर निकालेंगे। जैसे कि हमें पता है कि p प्लस एस इज इक्वल टू 1 है, तो हम p इज इक्वल टू एस की जगह 1 - p कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि वो ऑकर नहीं हो रही। जी सर। आपके पास ये जो पी एस है, बेसिकली आपने इसकी वैल्यू निकालनी है ना, तो आप इसमें इस इक्वेशन से पी की वैल्यू निकाल लें, पी की वैल्यू इसमें पुट कर दें, या एस की वैल्यू निकाल लें, एस की वैल्यू पुट कर दें, क्योंकि पी आपके पास प्रोबेबिलिटी है उसकी अकर होने की। तो आप अगर इस एस की जगह यहाँ से वैल्यू निकालें, इस पी को उस दूसरी तरफ ले जाएं, वन माइनस पी हो जाएगा। तो आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं ना, इस पी इंटू एस को। ठीक है, अब आपके पास ये एक इक्वेशन आ गई प्रोबेबिलिटी के केस में। अब आप इसमें कुछ वैल्यूज पुट करेंगे प्रोबेबिलिटी की। प्रोबेबिलिटी की पॉसिबल वैल्यूज कहाँ से कहाँ तक होती है, मतलब प्रोबेबिलिटी की रेंज क्या होती है, किसी भी इवेंट के हैपन होने की प्रोबेबिलिटी जो होती है उसकी रेंज क्या होती है, कोई बता सकता है? सर कैन यू रिपीट अगेन? सर आई थिंक 0 से 1 तक। 0 से 1 तक होती है। अब वन प्रोबेबिलिटी होती है कि हमें 100% श्योर होता है कि ये इवेंट होता है। ठीक है, और जो इम्पॉसिबल इवेंट होते हैं उनकी प्रोबेबिलिटी 0 होती है, कि कोई चांस नहीं है उस इवेंट होने का। और इसके दरमियान जो 0 से 1 वैल्यूज हैं, उसमें उसके चांसेस 0 से ज़्यादा होते हैं और 100% से कम होते हैं। तो आपके पास जो रेंज है वो 0 से 1 तक वैल्यूज हैं तमाम। तो आप इसमें कोई भी वैल्यूज कंसीडर कर सकते हैं इस पी की। ठीक है, तो आपके पास ये सॉल्व करके कोई न्यूमेरिक वैल्यूज आएंगी। फर्स्ट कर लें आप पी 0 पुट कर देते हैं। ठीक है, 0 पुट करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 0 आ आंसर इसका जाएगा। 0 आएगा ना, क्योंकि ये 0 होगा तो मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा। इसी तरह आप 1 पुट करेंगे, मैक्सिमम मतलब प्रोबेबिलिटी अगर आप पुट करें 1, तब भी ये 0 हो जाएगा, क्योंकि अगर ये 1 पुट करते हैं तो 1 - 1 0 हो जाएगा, तो 0 मल्टीप्लाई होके फिर 0 आ जाएगा। तो आप अब इनके सेंटर में जितनी वैल्यूज हैं उनमें से कोई वैल्यू पुट कर लें, अगर 0 से बड़ी और 1 से छोटी कोई पॉइंट में वैल्यू आएगी। ठीक है, 0.25, 0.35, 0.1, 0.99 तक आप कोई भी वैल्यू इसमें पुट करते हैं, तो उसका आंसर आपके पास पॉइंट में ही आएगा, मतलब वो 1 से छोटा आंसर ही आएगा। ठीक है, तो उससे हमें ये पता चला कि ये जो वैल्यू आ रही है, या ये जो क्वांटिटी बी की वैल्यू आ रही है, वो बेसिकली 1 से छोटी आ रही है। ठीक है, और पी प्लस एस हमारे पास 1 है, तो क्वांटिटी ए ग्रेटर आ रही है इस केस में। ठीक है, तो इन केसेस को दो तीन वैल्यूज आप पुट करने से आपको अंदाजा हो गया कि पी इंटू एस की वैल्यू पॉइंट में आ रही है 0 से 1 के दरमियान, और पी प्लस एस हमारे पास 1 है, तो तमाम केसेस में क्वांटिटी ए ग्रेटर ही आ रही है। तो इसमें आंसर क्वांटिटी ए है, ऑप्शन ए। इसमें कोई इशू तो नहीं किसी को? नहीं सर, क्लियर। चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ट्वेंटी फोर।
ऑफ द 20 लाइट बल्ब्स इन अ बॉक्स 2 आर डिफेक्टिव। ठीक है, एन इंस्पेक्टर विल सिलेक्ट 2 लाइट बल्ब साइमल्टेनियसली एट random from the box. What is the probability that neither of the light bulbs selected will be defective? ठीक है, एक बॉक्स है जिसमें 20 लाइट बल्ब्स हैं, जिसमें से 2 डिफेक्टिव हैं। अब एक इंस्पेक्टर है, उसने 2 बल्ब रैंडमली उसमें से पिक करने हैं। तो आप प्रोबेबिलिटी बताएं कि वो जो 2 बल्ब वो पिक करेगा वो डिफेक्टिव नहीं होंगे। मिलता जुलता क्वेश्चन है हमने जो पहले किए। अब इसमें भी हमने उसकी प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करके फ्रैक्शन में जस्ट यहाँ पे इस बॉक्स में वो फ्रैक्शन लिखनी है। जैसे कि हमारे पास 20 है ना बल्ब, तो 2 तो हमारे पास ऑलरेडी माइनस कर देंगे हम, तो 18/20 आ जाएगी। साइमल्टेनियसली। जी सर, इसको एक्सप्लेन कर दें। जी, अगर इस क्वेश्चन में हमारे पास साइमल्टेनियसली का वर्ड हम माइनस कर देना अगर, जी फॉर सर। एग्जांपल, तो ये हमारे पास सिंपल विद रिप्लेसमेंट वाला क्वेश्चन बन जाता है। जैसे हम अगर पहले बल्ब की प्रोबेबिलिटी काउंट करेंगे, जो दूसरे बल्ब की करेंगे ना, उसमें फिर हम माइनस नहीं करेंगे कि हम पिछले वाले को माइनस कर दें। लेकिन ये साइमल्टेनियसली के वर्ड का मतलब ये है कि वो दोनों बल्ब इकट्ठे उठा रहा है। यानी जब हम एक की काउंट करेंगे तो ठीक। दूसरे को की काउंट करते हुए पहले को माइनस कर देंगे, तो ये साइमल्टेनियसली का मतलब विदाउट रिप्लेसमेंट हो गया बेसिकली यहाँ पर। हाँ, बिल्कुल सही। जी सर, सकलेन आप मेरे ख्याल में कुछ एक्सप्लेन करें। जी मैं यही बता रहा था कि मतलब 2 बल्ब डिफेक्टिव हैं, तो हम मतलब को एक साथ ही उठाएंगे। तो जैसे हमने पहले क्वेश्चन किया था, ये सेम उसी तरह ही होगा। तो पहला बल्ब जब हमने पिक करना है तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? वो तो 18/20 होगी ना। जी। अब दूसरा हमने जब पिक किया तो क्योंकि एक बल्ब हम पहले से पिक कर चुके हैं, तो हम माइनस कर देंगे दोनों में से एक एक, तो 17/19 आ जाएगी। अब जस्ट इसको हमने मल्टीप्लाई करना है और सॉल्व करना है, तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा फ्रैक्शन में, तो वो आप इधर लिख सकते हैं। अब आपने फ्रैक्शन में आंसर लिखना है, अगर आप इसको दूसरी तरीके से मल्टीप्लाई करके डिवाइड करेंगे वो पॉइंट में आंसर आ जाएगा। तो आप बस इस ऊपर वाले दोनों न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करके इधर लिख दें, इनको मल्टीप्लाई करके इधर लिख दें। इनको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपका आंसर किसी भी फ्रैक्शन में होगा तो वो करेक्ट होगा, टाइम बचाने के लिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 19। If one of the workers in the manufacturing and service industries who were unemployed for at least 1 week will be randomly selected, what is the probability that the person selected will be a service industry worker who was unemployed for 26 weeks or more? अच्छा, इसके साथ आई थिंक डायग्राम भी होगी। मैं
अब शो हो रही है डायग्राम? जी हो रही। चले इस डायग्राम के हवाले से उन्होंने बताया, पहले डायग्राम को देख लें कि लेंथ ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट फॉर वर्कर्स इन रीजन एक्स फॉर टू इंडस्ट्रीज। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के लिए ये पाई चार्ट है और सर्विस इंडस्ट्रीज के लिए ये। अब टोटल पॉपुलेशन इसमें 10 मिलियन है, इसमें टोटल है 8 मिलियन। अब हमसे उसने पूछा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द पर्सन सेलेक्टेड विल बी अ सर्विस इंडस्ट्री, सर्विस इंडस्ट्री वर्कर के वो क्या प्रोबेबिलिटी होगी जो पर्सन हम चूज कर रहे हैं, एक तो वो सर्विस इंडस्ट्री का हो और दूसरा वो अनएम्प्लॉयमेंट या अनएम्प्लॉयड रहा हो 26 वीक्स और मोर, 26 वीक या 26 वीक से ज़्यादा। तो हमें यहाँ पे खुद ही उन्होंने मेंशन किया हुआ है डिफरेंट वीक से डिफरेंट वैल्यूज़ को, कि दोनों चार्ट्स में ये देखें 26 वीक्स और मोर, इसके लिए इसमें 12% वैल्यू है और इसमें 9% है। अब हमसे जस्ट उन्हें सर्विस इंडस्ट्री की बात की, सर्विस इंडस्ट्री के बारे में उसने पूछा है कि हम चूज तो टोटल पॉपुलेशन में से करेंगे, लेकिन प्रोबेबिलिटी बताएं कि वो बंदा सर्विस इंडस्ट्री का ही चूज हो और इस 9% में से ही वो सिलेक्ट हो, मतलब जिसकी प्रोबेबिलिटी हमने बतानी है। तो जस्ट हमने एक बंदा चूज करना है, तो जो सिंपल वाला फॉर्मूला है वो इसमें अप्लाई हो जाएगा आराम से, जो P इज इक्वल्स टू फेवरेबल ओवर टोटल था, फेवरेबल आउटकम ओवर टोटल आउटकम। लेकिन हमने ये देखना है कि हमने वो बंदा चूज कहाँ से करना है, सर्विस इंडस्ट्री से। तो हमारी फेवरेबल आउटकम में पहली बात तो ये आ गई कि हमने सर्विस इंडस्ट्री को सिर्फ कंसीडर करना है फेवरेबल में, और फिर सर्विस इंडस्ट्री के अंदर भी हमने कौन सा पोर्शन लेना है जो 26 वीक्स और मोर में आ रहा है, तो वो है हमारा 9%। अब 9% है, हमारे पास वैल्यू नहीं है, लेकिन हमारे पास जब टोटल वैल्यू दी हुई है तो हम इस 9% की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो आप 8 मिलियन का अगर 9% निकालें तो वो कुछ कोई वैल्यू बनेगी, उसको फिर हम कंसीडर कर सकते हैं। 8 मिलियन का, आप मिलियन को रहने दें, 8 का ही अगर 9% निकाल लें तो सर ने निकाली है 7.2 मिलियन, या 0.72 भी आप कह सकते हैं, अगर 8 सिर्फ कंसीडर कर लें, मिलियन को रहने दें अगर, तो 7.2 आपके पास आ गई वो आउटकम जो 20 वीक्स से ज़्यादा अनएम्प्लॉयड रही है और जस्ट सर्विस इंडस्ट्री में रही है। तो हमारे पास जो फेवरेबल आउटकम है या केसेस हैं वो हमारे पास ये 7.2 मिलियन निकले। मतलब कि हम जो हमने डिमांड, हमसे जो क्वेश्चन है डिमांड की हुई है, जस्ट एक पॉइंट जो हमने चूज करना है। अब ये 7.2 मिलियन लोगों में से कोई एक बंदा भी हम चूज करेंगे ना, तो वो हमारा फेवरेबल केस ही निकलेगा। ठीक है, तो फेवरेबल में हमारे पास 7.2 वैल्यू आ गई। अब हमारे पास टोटल कितना है जिसमें से हमने चूज करना है। ठीक है, तो टोटल अब हमारे पास, क्योंकि हमारे पास दो इंडस्ट्रीज दी हुई हैं तो दोनों हमारे टोटल में आएंगी, दोनों का हम टोटल कर लेंगे तो वो हमारे पास, इसकी टोटल है 8 मिलियन, इसका टोटल है 10 मिलियन, तो ये टोटल आ गया 18 मिलियन। ठीक है, तो जस्ट आप इस 7.2 मिलियन को डिवाइड कर लेंगे 18 मिलियन से, तो आपके पास प्रोबेबिलिटी आ जाएगी उस एक बंदे की जिसको आपने सर्विस इंडस्ट्री से चूज किया और वो अनएम्प्लॉयड रहा 26 वीक या उससे ज्यादा। ठीक है, बड़ा आसान सा था, सिर्फ आपने इसमें ये जो फेवरेबल वाली वैल्यू थी ये सिर्फ निकालनी थी कि आप कैसे उसको पिक करते हैं। तो इसको जब आप डिवाइड करते हैं तो आपके पास आंसर आता है 0.04, जो कि ऑप्शन ए आपके पास यहाँ पे गिवन है।
ओके, ये क्लियर है। ये मैंने 7.2 कह दिया, बाकी वो 8 मिलियन का अगर आप 9% निकाल रहे हैं तो 0.72 मिलियन है, जैसे सर ने अभी लिखा। 7.2 तो आई थिंक 90+मिलियन, 90+% चली जाती है उसकी, अगर 8 मिलियन में से देखें। ओके, ये क्लियर है, तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। टाइम हमारे पास बस थोड़ा सा ही रह गया। जी क्लियर है ये। ओके, अच्छा ये 25 नंबर क्वेश्चन देखें। 8 points are equally spaced on a circle. If 4 of 8 points are to be chosen at random, what is the probability that a quadrilateral having the 4 points chosen as vertices will be a square? आपके पास एक सर्कल आ गया, चले वो सर ने भी ड्रॉ कर दिया। आप कर लें सर। ओके सर। अच्छा, 8 पॉइंट्स हैं हमारे पास इक्वली स्पेस सर्कल के ऊपर, ठीक है, सर्कल के सरकमफेरेंस पे। आप कहीं भी रख लें, लेकिन उनका इक्वली स्पेस है वो। हम 8 पॉइंट्स बना लेते हैं थोड़ा सा। सर स्क्रीन शो नहीं हो रही। चले, आई गेस सर के नेट का इशू है। एंड टाइम भी पूरा हो गया वैसे। बाकी इंशाल्लाह फिर कल से कंटिन्यू कर लेते हैं। ठीक है, अल्लाह हाफिज़ एवरीवन।